हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्या मैं ऑडिबल हूं? आप सभी के साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग से आग्रह है, जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वे सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप में हमारे लिंक को शेयर कर देंगे। और एक बार कंफर्म कीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है, यस या नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद आज का टॉपिक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है। और हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, हर टॉपिक में थोड़ा सा थ्योरी करते हैं। उसके बाद में उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होते हैं, मतलब एक लाइव सेशन में एक टॉपिक, पूरे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन मज़ेदार होगा, शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। आवाज़ आ रही है सबको? रीना कुमारी, गुड़िया कुमारी, जयप्रकाश, रागिनी, आरती, नीरज, अमीषा, डुग्गू, आंचल, पूजा, मुन्नी, आफ्ताब, अमृता, तौसीफ, जूही, डिम्पी, रंजना कुमारी। ओके, चलिए। गाफिर हसन, तिवारी, पूजा। ओके, सभी लोग का जवाब आ रहा है, जी सर, सुनाई दे रहा है। ओके, चलिए। तो ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है, तो हम लोग अब सीधे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है ना, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही, हालांकि टॉपिक तो रोज का शानदार होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए गौर कीजिएगा, शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक बार सभी लोग हामी भर दीजिए, एक बार सभी लोग यस कर दीजिए, यस 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 यस, है ना। उसके बाद शानदार सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, आज हमारे लाइव सेशन का तीसरा क्लास है ये, है ना। और आज हम लोग को पढ़ना है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, है ना। टीचिंग मेथड, है ना। सवाल ये है कि सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सर ये टीचिंग मेथड होता क्या है। तो बेसिकली देखो, टीचिंग मेथड से टीचर को टीचिंग मेथड का पता या उसका अनुभव इसलिए होना चाहिए क्योंकि टीचिंग मेथड शिक्षण को कराने में सुविधा प्रदान करता है। और सब बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं, सब बच्चा के क्षमता के अनुसार में, मतलब उसके उम्र के अनुसार में टीचिंग मेथड को देखा जाता है। जैसे अगर कोई टीचर 5वीं क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो वहाँ पर कौन से टीचिंग मेथड का यूज करना है, उस टीचर को समझदारी होनी चाहिए। अगर कोई टीचर 10th क्लास में किसी विषय को पढ़ाने जा रहा है तो वहाँ पर कौन से विधि का प्रयोग करना है, कौन से टीचिंग मेथड का प्रयोग करना है। इंटर के बच्चा को कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है, वहाँ पर कौन से टीचिंग विधि का प्रयोग करना है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन से विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर कौन से विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आप साइंस पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर कौन से विधि का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली टीचिंग मेथड जो है हमारे पढ़ाई को, हमारे शिक्षण को आसान बनाता है, सरल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। अगर हमारे पास टीचिंग मेथड नहीं होता ना तो क्या होता, अगर हमारे पास टीचिंग मेथड अगर नहीं होता तो होता है ये कि हम लोग यह समझ ही नहीं पाते कि कौन से बच्चा को किस मेथड के द्वारा पढ़ाने से हमारा काम आसान हो जाएगा या बच्चों के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। इन सब बातों की जानकारी हमें नहीं हो पाता। टीचिंग मेथड से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में किस विधि का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चा हमारे बात को आसानी से समझ पाए। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि टीचिंग मेथड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब किस बच्चा के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, 5वीं क्लास के बच्चा के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम इसमें जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि टीचिंग मेथड के आखिर टाइप कितने हैं, कितने प्रकार के शिक्षण विधि का उल्लेख किया गया है मनोविज्ञान में, और हर विधि का कुछ गुण है तो कुछ दोष है। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम लोग जानेंगे, गुण और दोष को भी हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला बात आपके सामने ये है कि शिक्षण विधि को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, शिक्षण विधि की जहां पर बात है तो शिक्षण विधि वह प्रक्रिया, आप हमारे बात को केवल सुनिएगा, है ना, क्योंकि लेक्चर पर आपको ध्यान देना है, लिखा हुआ क्या है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का संचार करता है। मतलब हम यही बात आपको समझा रहे थे
कि टीचिंग मेथड एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम बच्चा में नॉलेज को, जिसके द्वारा हम बच्चा में स्किल को, और जिसके द्वारा हम बच्चा में किसी वैल्यू को क्या करते हैं, तो संचारित करते हैं, यानी उसमें स्थानांतरित और ट्रांसफर करने का काम करते हैं। प्रत्येक विषय उद्देश्य विद्यार्थी के उम्र और संसाधनों के अनुसार अलग अलग विधियों का चयन किया जाता है। यही बात हम आपको बता रहे थे कि टीचिंग मेथड हर बच्चा के उम्र के अनुसार अलग अलग होता है। 5वीं के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, 8वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए अलग टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। मतलब हर उम्र के बच्चों का टीचिंग मेथड जो होता है वो अलग अलग होता है। अब सवाल ये है कि टीचिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टीचिंग मेथड हमारे पास में आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेक्चर मेथड, जिसको कहा गया है व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि होता क्या है, तो व्याख्यान विधि से समझ में ही आ रहा होगा कि सीधे किसी टॉपिक को लेना है, बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं और हमको उसके बारे में प्रस्तुतिकरण चालू कर देना है, उस टॉपिक के बारे में लेक्चर देना चालू कर देना है, इसी को हम लोग व्याख्यान विधि कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा कि यह है क्या। कहता है यह सबसे पुरानी और प्रचलित शिक्षण पद्धति है। किस विधि के बारे में बात कर रहा है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के बारे में कह रहा है कि बहुत ही ओल्ड मेथड होता है ये, और बहुत ही प्रचलित, बहुत फेमस भी है, बहुत ओल्ड भी है। एक देहाती कहावत आपने सुना होगा, ओल्ड इज गोल्ड। तो भाई व्याख्यान विधि एक ऐसा विधि है जो पुराना तो है लेकिन बहुत ही प्रचलित है, और उसके साथ जिसमें शिक्षक मौखिक रूप से विषय का व्याख्यान करते हैं। हाँ, मौखिक रूप से इसमें तो टीचर कुछ लिखता नहीं है, मौखिक रूप से अपने विचार को व्यक्त करता है और देकर विद्यार्थियों को जानकारी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, शिक्षक का। मतलब टीचर जो बोलेगा बच्चा को वो बात क्या करना है, सुनना है। तो इसमें मेन रोल जो होता है, मेन भूमिका जो होता है वो किसका होता है, टीचर का होता है। और विद्यार्थी जो है यानी स्टूडेंट सुनकर वह नोट्स बनाकर क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे हम लेक्चर देते हैं तो आप लोग हमारे बात को सुनते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट लगता है उस बात को आप लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या समझे आप, कि व्याख्यान विधि बहुत ही पुराना विधि है, बहुत ही प्रचलित विधि है, और इसमें टीचर मौखिक रूप से अपने विचार को रखता है, बच्चा उसको ध्यान पूर्वक सुनता है, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आसानी से अपने नोटबुक में क्या करता है, लिखता है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें स्पष्ट नियम, अनुशासन और सामग्री के कुशलता पूर्वक कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेक्चर जब भी होना चाहिए तो आपका भाषा लेक्चर में बहुत ही सरल होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आपके विचार को सभी बच्चे आसानी से क्या कर पाए, समझ पाए। अब इसके गुण कौन कौन से हैं, तो कुछ गुण भी है, कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है सब शिक्षण विधि का। तो गुण इसका, मेरिट कौन कौन सा है, तो बड़ी मात्रा में जानकारी को कई छात्रों तक पहुंचाने में कुशल। ये नहीं कहने का मतलब ये हो गया, व्याख्यान विधि का सबसे अच्छा गुण ये है कि 200 बच्चों को बैठा करके आप एक बार में एक टॉपिक को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो 200 बच्चा को एक बार में आप पढ़ा सकते हैं। किस विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा। कक्षा में व्यवस्था और उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना। अगर आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके द्वारा कक्षा में आपकी व्यवस्था, अनुशासन हमेशा क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। उसके बाद में लागत प्रभावी और सैद्धांतिक विषय के लिए उपयुक्त होता है। लागत प्रभावी का मतलब इसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, आसानी से कम पैसा में इस संसाधन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुनने और नोट्स लेने के कौशलों को विकसित करता है, मतलब इसमें बच्चा का लिसनिंग पावर डेवलप होता है, और उसके साथ साथ में नोट्स लेने का जो स्किल है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। लेकिन इसका डिमेरिट भी है। अब कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है। तो इसका दोष क्या है, दोष ये है कि निष्क्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है। सही बात है, अगर 200 बच्चा को बैठा करके आप लेक्चर मेथड के द्वारा किसी टॉपिक के बारे में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें 10 गोरा वहां रहा होगा, हो सकता है पीछे 20 गोरा बैठा हुआ आदमी गपास्टिंग कर रहा होगा, हो सकता है 5 गो लड़की जो है एक साथ बैठ करके और दूसरे का चुगली कर रही होगी। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें थोड़ा सा निष्क्रियता आ जाता है, पैसिव प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि ज्यादा छात्रों के बीच में काम कराया जाता है, जिससे छात्रों की भागीदारी कम होगी। और सही बात है, जिस मेथड में बच्चा अगर सक्रिय नहीं रहेगा तो बच्चा का जो इंगेजमेंट है, बच्चा की जो भागीदारी है वो क्या होगा, कम होगा। इसका ये दोष है। रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और विविध शिक्षण शैलियों के अनुकूल सीमित करता है। सही बात है, बच्चा में इसमें कंस्ट्रक्टिव डेवलप नहीं होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के शिक्षण शैली यानी टीचिंग स्टाइल को वो एडप्ट नहीं कर पाता है। किस विधि में बताइएगा, तो व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि का कुछ दोष और है कि ये भय आधारित वातावरण बना सकता है। मतलब आपने देखा होगा आपके विद्यालय में कोई ऐसे टीचर जो बहुत ही गुस्सैल टाइप के रहे होंगे, तो उनके
लेक्चर में आप लोग ज्यादा देर तक नहीं टिकते थे, या आपको क्या होता था कि अंदर से डर लगता था कि कहीं कुछ बोल न दे। भावात्मक विकास को नजरअंदाज करता है, बच्चा की इमोशनल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो डेट्स वाई ये सब था, इसका क्या बताएगा, तो ये सब इसके दोस्त थे, ये सब इसके दोस्त थे। अब सवाल यह है कि दूसरा प्रकार का विधि हमारे पास में आता है कौन सा, प्रदर्शन विधि, जिसको हम लोग डेमोस्ट्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब प्रदर्शन विधि क्या है, तो यह शिक्षण पद्धति और वह है जिसमें शिक्षक किसी प्रक्रिया, प्रयोग, क्रिया या उपकरण का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके विद्यार्थियों को सीखने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। तो इसमें सीधा तुमको यह समझना है कि प्रदर्शन विधि वह विधि होता है जिसमें बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी प्रकरण के बारे में सामने रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, उसको हम लोग डेमोस्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इसमें शिक्षक जो है उदाहरण, प्रयोग, मल्टीमीडिया और व्यवहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से अवधारणाएं दिखाता है, जो छात्र को मार्गदर्शन देते हुए कौशल विकास को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेमोस्ट्रेशन मेथड में बच्चा जो है सामने रख करके और उस विषय वस्तु को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड कहलाता है। यह विधि विशेष रूप से विज्ञान में, मतलब साइंस में इसका यूज हम खूब करते हैं, है ना। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन में इसका यूज हम खूब करते हैं। उसके बाद में शिल्प यानी गणित में भी हम इसका यूज खूब करते हैं। गृह विज्ञान में भी इसका यूज करते हैं। मतलब जितना भी साइंस टाइप का, रिसर्च टाइप के टॉपिक है, अन्वेषण खोज करने वाला जो टॉपिक्स है, उसमें हम लोग डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। अर्थात डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो साइंस वाला मेथड कहलाता है। इसमें ज्यादा प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। अब इसके भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। अब गुण क्या है, तो गुण ये है कि दृश्य और व्यवहारिक सहायता माध्यम से समझ को बढ़ाता है। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन में तो बच्चा करके दिखाएगा ना, तो दिखाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, दृश्यता को, व्यवहारिकता को बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। और विभिन्न शिक्षण शैली का समर्थन करता है। अलग अलग प्रकार के टीचिंग स्टाइल को यह जो है क्या करता है, तो समर्थित करता है। और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। तो सही बात है, जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद इसलिए करता है क्योंकि प्रदर्शन विधि में बच्चा प्रदर्शित करके उस विषय वस्तु को खुद बताता है, इसीलिए वह चीजें उसको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड में तुमको केवल यह समझना है कि डेमोस्ट्रेशन मेथड में बच्चा अपने विचार को खुद से क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन इसका कुछ दोष भी है। दोष यह है कि अमूर्त विषयों या बड़े वर्गों के लिए कम प्रभावी है। सही बात है। और 500 बच्चों के बीच में डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जब प्रयोग करके दिखाना चालू कर देगा तो पता चलेगा कि 500 बच्चा न जाने कितना दिन तक प्रयोग करते रह गया। तो बहुत बड़े समूह के लिए उपयोगी नहीं होता है, अमूर्त विषय के लिए उपयोगी नहीं होता है। जितने भी मूर्त विषय है, जो प्रैक्टिकल वाला विषय है, उसके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। प्रौद्योगिकी पर निर्भर जो विफल हो सकती है या उपलब्ध नहीं हो सकती है। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, जो शायद हमारे समाज में वो संसाधन नहीं होगा तो यह विधि काम नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा विधि आता है हमारे पास में कौन सा, कहानी विधि, जिसको हम लोग स्टोरी टेलिंग मेथड कहते हैं। अब स्टोरी टेलिंग मेथड जो है, कहानी विधि जो है, ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में समझिएगा। कहानी विधि में क्या होता है कि शिक्षण की वह पद्धति जिसमें शिक्षक विषय को रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है, स्टोरी टेलिंग मेथड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोनो टॉपिक हमको पढ़ाना है, तो उस टॉपिक से संबंधित एगो कहानी हम सोच करके आए और कहानी कह करके हम उस टॉपिक को समझा दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोरी टेलिंग मेथड। इसी को हम कहानी विधि कहते हैं। यह विशेष करके किस भाषा के लिए उपयोगी, किस विषय के लिए उपयोगी होता है, भाषा के लिए उपयोगी होता है। नैतिक शिक्षा मतलब मोरल एजुकेशन के लिए उपयोगी होता है। पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। इतिहास के लिए उपयोगी होता है। इस सब के लिए प्रभावी माना जाता है। मतलब ये कि इतिहास में मान लीजिए कि हमको अगर बताना है कि अंग्रेज ने हमारे ऊपर किस तरह से शासन किया, तो वो कहानी के द्वारा हम उसको आराम से समझा सकते हैं। और वही हमारा कौन है, स्टोरी टेलिंग मेथड कहलाता है, जिसको हम लोग कहानी विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब सवाल ये, इस विधि के भी कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। अब गुण इसका क्या है समझिए। गुण ये है कि कहानी के रूप में सीखा विषय लंबे समय तक याद रहता है। सही बात है, ये क्वालिटी है। अगर किसी भी टॉपिक को अगर कहानी के माध्यम से आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ज्यादा दिन तक आपको याद रहता है। शब्द भंडार और भाषा कौशल विकसित होता है। बच्चा में शब्द भंडार, वोकैबुलरी का डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज स्किल डेवलप होगा, चरित्र का निर्माण होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की संरचना उसमें क्या होता है, बढ़ता है। अब ये सब किसके गुण है भाई, तो ये सारे के सारे गुण आपको हम दिखाएं किसका, डेमोस्ट्रेशन, सॉरी, स्टोरी टेलिंग मेथड का। ठीक है ना। अब सवाल है कि इसके कुछ दोष भी है। दोष ये है कि कहानी तैयार करने और सुनाने में अधिक समय लग सकता है। सही बात है, एक प्रकार का डिसएडवांटेज हो गया, डिमेरिट हो गया कि कहानी सोचने में, कहानी कहने में हो सकता है ज्यादा समय लग जाए। गणित या विज्ञान के विषय को
इससे आप नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहानी विधि के द्वारा आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकते हैं, आप साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकते हैं, इतिहास को पढ़ा सकते हैं, हिंदी को पढ़ा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना भी साइंस वाला विषय है उसको आप कहानी विधि से नहीं पढ़ा सकते। ये इसका क्या हो गया, दोष हो गया। शिक्षक की आवाज, अभिव्यक्ति और कहानी कहने की कला की सफलता पर निर्भर है। अगर मास्टर को कहानी कहने का ढंगे नहीं है, मास्टर को बोलने का ढंगे नहीं है, तो स्टोरी टेलिंग मेथड वहां पर क्या होता है, अनसक्सेस हो जाता है। रोचकता बनाए रखने में कभी कभी सटीक तथ्य छूट जाता है। इंटरेस्ट बनाने के चलते जो है कभी कभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कहानी विधि में छोड़ना पड़ता है। बहुत लंबी और जटिल कहानी से बच्चे जो है क्या होते हैं, उब सकते हैं। बहुत लंबा कहानी आप कहिएगा तो बच्चा में उबाऊपन भी आ सकता है। तो ये इसके हो गए, कौन सा बताएगा, ये इसके हो गए दोष। मुझे लगता है कि 3 गो विधि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा व्याख्यान विधि, उसके बाद में हमने पढ़ा प्रदर्शन विधि जिसको डेमोस्ट्रेशन मेथड कहते हैं, और तीसरा विधि हमने पढ़ा स्टोरी टेलिंग मेथड। व्याख्यान विधि बहुत पुराना विधि होता है और बहुत बच्चों के साथ में एक बार में हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डेमोस्ट्रेशन मेथड जिसको प्रदर्शन विधि कह रहे थे, उसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाने का प्रयास करता है, साइंस विषय जैसे के लिए उपयोगी होता है। और तीसरा है स्टोरी टेलिंग मेथड जिसमें कहानी के द्वारा हम बच्चा को समझाने सिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। चलो अब चौथा मेथड हमारे पास में कौन सा है, तो चौथा मेथड है चर्चा विधि जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड आखिर होता क्या है, तो चर्चा विधि वह शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय पर परस्पर विचार विमर्श करके क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। डिस्कशन का मतलब ये होता है किसी टॉपिक पर हम भी अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और आप भी अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और दोनों के विचार के प्रस्तुतिकरण के फलस्वरूप हम दोनों में एक ज्ञान का प्रकाश आया है, और वही हमारा कौन सा हो जाएगा, डिस्कशन मेथड कहलाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग चर्चा विधि कहते हैं। इसमें सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी होती है, सही बात है। डेमोस्ट्रेशन मेथड का डिस्कशन मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 50 को बच्चा मिल करके अगर किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है तो उसमें 50 के 50 बच्चा क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उसमें रोल जो है वो सबका होता है, किसी एक का नहीं। निष्कर्ष ये निकलता है, सामूहिक रूप से निकाला जा सकता है। और उसके बाद में क्या होता है कि शिक्षक समूह चर्चा, परियोजना और समस्या समाधान को सुगम बनाता है, जो स्व शिक्षण और सहपाठी सहभागिता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मतलब डिस्कशन मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने दोस्तों से भी नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, आप किसी अन्य से भी नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। अगर 50 बच्चों के बीच में आप डिस्कशन मेथड के द्वारा पढ़ रहे हैं या बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि खाली मास्टर से आप ज्ञान को नहीं सीखेगा, बल्कि अपने दोस्तों से भी ज्ञान को आराम से आप हासिल कर सकते हैं। ये फायदा है किसका, बताइएगा, डिस्कशन मेथड का। अब सवाल यह है कि इसके भी कुछ गुण होंगे और इसके भी कुछ दोष होंगे। तो गुण कौन कौन है देख लो। गुण तो सबसे पहला यह है कि इसमें बच्चा को भागीदारी मिलता है, पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा मिलता है। बच्चा इसमें क्रिएटिविटी हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, और सामाजिक कौशल को बढ़ाना, सोशल स्किल को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। आलोचनात्मक सोच बच्चा में बढ़ेगा, मतलब बच्चा जहां सक्रिय रहेगा वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप होगा। सहयोग की भावना बच्चा में विकसित होता है, अनेक तरह के शैली में अनुकूल होता है, दीर्घकालिक जानकारी बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब वह ज्ञान बहुत ज्यादा दिन तक उसको याद रहेगा। किसी टॉपिक पर आप डिस्कशन कर लेते हैं तो वो चीज ज्यादा दिन तक याद रहता है कि नहीं रहता है, तो उसी को तो हम बोलेंगे डिस्कशन मेथड। अब सवाल यह है कि इसके गुण को हम पढ़ लिए, तो इसके दोष को जान लेते हैं कि इसका डिमेरिट कौन कौन होता है। डिमेरिट इसका यह है कि समय लेने वाला है, डिस्कशन मेथड में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि 50 बच्चों के बीच में एक टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, पता चला टॉपिक एक वो क्लियर हो गया हुआ, लेकिन 2 घंटे का समय लग गया। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि इसमें समय ज्यादा लगता है और बड़े समूहों का प्रबंधन करना कठिन होता है। अब 100 गो बच्चा के बीच में अगर डिस्कशन मेथड को अप्लाई कीजिएगा तो ये थोड़ा सा जो है बड़े समूह के लिए क्या होता है, तो दिक्कत करता है। प्रेरित छात्रों की आवश्यकता, मूल्यांकन जटिल हो जाता है। विषय से हटने वाली बातचीत, कभी कभी डिस्कशन मेथड में होता क्या है, डिमेरिट इसका कि कभी कभी हम पढ़ाई करते 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 किसी और टॉपिक पर बात करना चालू कर देते हैं, तो हम कभी कभी लीक से हट भी जाते हैं, किस में, डिस्कशन मेथड में। इसीलिए डिस्कशन मेथड का ये सब क्या हो गया, डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट आप इसको कह सकते हैं। पांचवा प्रकार का विधि हमारे पास में कौन सा है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंक्वायरी बेस्ड मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं पूछताछ आधारित विधि। पूछताछ आधारित विधि में क्या होता है, यह शिक्षण पद्धति ऐसी है जिसमें विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने,
जांचने, खोजने और स्वयं को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। पूछताछ विधि एक ऐसा विधि होता है जिसमें हम खोज की भावना को विकसित करते हैं, जिसमें हम रिसर्च की भावना को विकसित करते हैं। बच्चा में क्या होता है, तो बच्चा में अन्वेषण का गुण धीरे धीरे खोज विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पूछताछ आधारित विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना है, तर्क शक्ति को डेवलप करना है और उसके साथ साथ में शोध कौशल का क्या करना है, विकास करना है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि बच्चा में अलग अलग प्रकार के जो है ना स्किल इसमें डेवलप हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनके भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष है। तो गुण क्या क्या है समझो। गुण ये है कि बच्चा का जिज्ञासा मतलब क्यूरिसिटी, आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, सक्रिय भागीदारी को क्या करता है, बढ़ावा देता है, शोध कौशल और जानकारी को बनाए रखने में क्या करता है, सुधार करता है, बच्चा को स्वतंत्रता का, अनुकूलनशीलता का क्या करता है, पूरी तरह से प्रोत्साहन देता है। लेकिन इसके दोष भी तो है। दोष ये है कि समय लेने वाला होता है। सही बात है, कौन सा क्वेश्चन आंसर जो है समय लेता है और बड़े वर्ग के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ज्यादा बच्चों के बीच में इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना थोड़ा इस विधि से कठिन होता है और कुशल सुविधा की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज की जरूरत इसमें होती है। यह सब इसका क्या हो गया, दोष हो गया, है ना। उसके बाद में छठा प्रकार का विधि हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे परियोजना आधारित विधि, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। 5 गो विधि हम आप लोग को पढ़ा दिए। हम विधि के बारे में बता भी रहे हैं और विधि के गुण और दोष को भी बता रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार यस नो कीजिए जल्दी से। अब हमारे पास में आ गया कौन सा, छठा प्रकार का विधि जिसको हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड कहेंगे। परियोजना आधारित विधि एक सक्रिय शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय या समस्या को लंबे समय तक कम करके, योजना बना करके और वास्तविक कार्य करके क्या करते हैं, सीखते हैं। बेसिकली यह भी समझ लिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड जो होता है ना, इसमें भी बच्चा क्या करता है, इसमें भी बच्चा करके सीखने का प्रयास करता है। किसी प्रोजेक्ट को जब बनाता है तो प्रोजेक्ट को बनाना का मतलब ये हो गया कि करके सीखने पर ही क्या कर रहा है, बल दे रहा है। इसका गुण ये होता है कि इसमें समस्या समाधान और उसका टीम वर्क जैसे व्यवहारिक कौशल विकसित होंगे। ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल होता है, प्रासंगिक होता है। व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से प्रेरणा को क्या करता है, बढ़ाता है। स्वामित्व और गहरी समझ यानी डेप्थ थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है। कौन सा बताएगा, तो इस विधि का नाम हमने बताया कौन सा, तो इस विधि का नाम परियोजना विधि। दोष इसका क्या है, दोष ये है कि संसाधन गहन और योजना बनाने में समय लगता है। इसमें अधिक संरचना की आवश्यकता होती है और संतुलन परिणामों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये हमारा कौन सा विधि बताएगा, ये हमारा परियोजना आधारित विधि जिसको प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड कहते हैं। 7 नंबर हमारा विधि आ जाएगा कौन सा, 7वां विधि जिसको हम कहेंगे समस्या समाधान विधि, जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वह मेथड होता है जिसमें समस्या समाधान विधि वह पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी समस्या विश्लेषण करके उसका समाधान स्वयं खोजते हैं। बस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब सीधा सीधा आप यह समझ लीजिए कि इसमें किसी का बच्चा हेल्प नहीं लेता है। बच्चा खुद से अन्वेषण करके, बच्चा खुद से खोज करके, रिसर्च करके और उस समस्या के समाधान तक अपने आप करके, सीख करके और वहां तक पहुंचने का काम करता है। इसमें शिक्षक केवल काम क्या करता है, मार्गदर्शक होता है, मतलब केवल रास्ता दिखा सकता है। बाकी शिक्षक का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता है, केवल वह मार्गदर्शित करेगा, लेकिन करना आप ही को है। और वह विधि हमारा कौन सा है, समस्या समाधान विधि, जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके भी कुछ गुण हैं। गुण ये है कि ये स्वतंत्र सोच को विकसित करता है ना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करता है, तो सही बात है। विश्लेषणात्मक और तार्किक कौशल को बढ़ाता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, आत्मविश्वास बच्चा में बढ़ाएगा, जिम्मेदारी विकसित करेगा, विद्यार्थी में जिज्ञासा और समस्या के सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है। तो सही बात है, जिस जिस विधि में बच्चा खुद से किसी काम को कर रहा है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना तय है। रचनात्मकता तो बढ़वे करेगा, तार्किक कौशल बढ़वे करेगा, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होवे करेगा और बच्चा में जिम्मेदारी के विकास होवे करेगा और किसी भी समस्या के समाधान पर वो जोर दे सकता है। और ये हमारा विधि कौन सा बताएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। लेकिन इसके कुछ दोष भी है। दोष ये है कि प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकता है, छोटे क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है बड़े क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षक को उपयुक्त और चुनौतीपूर्ण समस्या तैयार करनी पड़ती है, समय भी इसमें अधिक लगता है। सभी विद्यार्थी समान रूप से इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। जो प्रतिभाशाली नहीं रहेगा, जैसे समान पिछड़ा बालक इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है और बड़ी कक्षाओं में कंट्रोल करना थोड़ा सा क्या हो जाता है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये है हमारा कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
अब हमारे पास में 8वां प्रकार का मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे भूमिका अभिनय विधि, जिसको बोलते हैं रोल प्ले मेथड। क्या बोलते हैं बाबू? रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड क्या होता है इसके बारे में समझने का, जानने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। देखिए, रोल प्ले मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ाने पर या किसी अवधारणा के बारे में पढ़ाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, भूमिका में प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ाना है पॉलिटिकल साइंस में कि समाज में जो है ना बाल विवाह जो है वो गलत है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, तो ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आप भूमिका दे करके, जिसमें आप एक्टिंग करके बच्चा को आराम से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो वहीं उसी को हम लोग बोलते हैं रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड क्या होता है? भूमिका अभिनय विधि के नाम से हम इसे जानते हैं। एक सक्रिय शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी पात्र, स्थिति या समस्या की भूमिका को निभाकर क्या करते हैं, सीखते हैं। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि इसमें एक्टिंग कर करके और चीजों को सिखाया जाता है। अगर शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो शराब पर एक नाटक का प्रस्तुतिकरण करके और बच्चा को हम आराम से इसके द्वारा सिखा सकते हैं, वही है रोल प्ले। यह विधि विशेष रूप से भाषा शिक्षण, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा के लिए, मोरल एजुकेशन के लिए, मनोविज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, उपयुक्त होता है। कौन विधि? रोल प्ले मेथड। लेकिन इसके कुछ गुण भी है। गुण क्या है कि विद्यार्थी सिर्फ सुनने या पढ़ने के बजाय स्वयं का अनुभव करके सीखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जब प्ले करेगा उस पार्ट को, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है उस एक्टिंग को प्ले करने के बाद में खुद को सीखता है। बोलने सुनने के व्यक्ति में सुधार होता है। विभिन्न दृष्टिकोण समझने और सहानुभूति को विकसित करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। नया नया विचार बच्चा में आता है, नए नए समाधान के एम्स इसमें आते हैं और अनुभव आधारित होता है। ज्ञान को लंबे समय तक इसमें बच्चा याद रख सकता है। लेकिन कुछ दोष भी तो है। दोष ये है कि इसका भूमिका अभ्यास, तैयारी, प्रस्तुतिकरण में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब किसी भी एक्टिंग को कराने के लिए आपको साधारण काम तो है नहीं, आपको बहुत लंबा चौड़ा उसमें समय लगता है। उसको तैयार कराने में सहायक सामग्री और मंच की जरूरत हो सकती है रोल प्ले करने के लिए। उसका अलग अलग तरह के टीएलएम की आवश्यकता होती है, अलग अलग संसाधन चाहिए, अलग अलग उसका मंच चाहिए बच्चा को रोल प्ले करने के लिए। सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग इसमें नहीं ले सकते हैं। रोल प्ले करना होगा तो आपके क्लास में 50 गो बच्चा है तो 10 गो बच्चा उसमें से भाग लेगा, 15 बच्चा उसमें से भाग लेगा नाटक वगैरह में। केवल व्यवहारिक या सामाजिक स्थिति का अध्ययन के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रोल प्ले मेथड। अब हमारे पास नौवां प्रकार का विधि जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी या समूह विधि। अब सहकारी या समूह विधि क्या होता है इसके बारे में समझिएगा, लास्ट है ये। ठीक है ना? अब सहकारी या समूह विधि, सहकारी या समूह विधि एक विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति है। विद्यार्थी केंद्रित का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें विद्यार्थी छोटे समूह में बांट करके किसी विषय, समस्या या परियोजना का सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि एक प्रकार का स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू विकसित होता है। इसमें छोटे छोटे समूह में बांट करके बच्चा को किसी टॉपिक के बारे में, किसी प्रकरण के बारे में सिखाया जाता है। इस विधि का उद्देश्य ये होता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि बच्चा में सहयोग की भावना, संवाद की भावना, लीडरशिप की भावना, नेतृत्व की भावना, सामाजिक कौशल की भावना को क्या करता है, विकसित करता है यह विधि। कौन सा विधि? तो हम जिसको बोले हैं सहकारी विधि। ठीक है ना? इसमें छोटे छोटे समूह में बांट करके और बच्चा को बताया और समझाता है। इसके गुण क्या है? तो इसमें संचार, नेतृत्व, सामाजिक कौशल आदि का निर्माण होता है। वास्तविक दुनिया से टीम वर्क की तैयारी करेगा, सहपाठी शिक्षण बढ़ेगा, प्रोत्साहित करेगा। दोष इसका यह है कि बड़े वर्गों में प्रबंधन करना कठिन है। तो सही बात है, अगर 500 बच्चा का क्लास है आपका और उसमें आप सोचिएगा सहकारी विधि का हम यूज कर ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्षमता में विभिन्नता, अलग अलग तरह के कैपेसिटी के बच्चे आते हैं तो सबको उसमें पार्टिसिपेट करना भी आपके लिए मुश्किल होगा, समय लेने वाला होता है, बहुत टाइम इसमें लगता है। अब हमारे पास में लास्ट विधि हमारा कौन सा है, 10वां प्रकार का विधि, जिसको हम बोलते हैं फील्ड ट्रिप मेथड। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड ट्रिप मेथड, जिसको फील्ड ट्रिप विधि के नाम से भी जानते हैं। बताइए, बात समझ में आ रहा है? मतलब दुनिया में मनोविज्ञान में जितना प्रकार का विधि है ना, वो सारा विधि हम तुमको इसमें बता दी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बताओ, समझ में आ रहा है? जितना भी प्रकार का विधि है वो सब विधि जो है हम आपको इसमें बता दिए। अब फील्ड ट्रिप मेथड क्या होता है, सहकारी विधि के बाद में फील्ड ट्रिप मेथड के बारे में समझिए कि फील्ड ट्रिप मेथड क्या होता है। फील्ड ट्रिप मेथड के बारे में सीधा आप समझिए कि फील्ड ट्रिप विधि वह विधि पद्धति है जिसमें विद्यार्थी कक्षा में, है ना, किसी वास्तविक स्थल, है ना, जैसे संग्रहालय हो गया, उद्योग हो गया, फॉर्म हो गया, ऐतिहासिक स्थल हो गया, इस सब पर जाकर के क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे सीधा सीधा तुम समझो, कभी कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो है ना केसरिया बौद्ध स्तूप को घुमाने का जो है टेंडर आता है,
चिड़ियाघर घुमाने का टेंडर आता है, तो यही इसी को तो हम बोलते हैं जहाँ पर बच्चा जा करके सीख रहा है, कुछ समझ रहा है, वहां पर प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है, तो वही तो हमारा फील्ड ट्रिप मेथड कहलाता है, उसी को फील्ड ट्रिप मेथड कहते हैं। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा में प्रत्यक्ष अनुभव होता है भाई, जा करके देखेगा तो प्रत्यक्ष अनुभव होवे करेगा। बच्चा अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखेगा। अब इसका भी कुछ गुण है, कुछ दोष है। गुण क्या है? गुण ये है कि अनुभव सीखना, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेट कीजिएगा। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। हाँ, तो इसका गुण ये है कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जाकर सीखता है। विद्यार्थी लंबे समय तक उस सीखे हुए चीज को याद कर सकता है, स्वाभाविक सी बात है। जो चीजें आप जा करके, देख करके, ऑब्जर्व करके सीखे हैं, वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। इसमें टीम वर्क को, सहयोग को बढ़ावा मिलता है। जब ग्रुप में बच्चे जाते हैं तो टीम में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे एडजस्ट करना है, इस चीज का भी एहसास बच्चा को हो जाता है। संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल के बारे में आदि जान जाते, जैसे केसरिया बोल दो, बच्चा को घुमाने ले जाएंगे तो उसके बारे में वो जान जाएगा। संग्रहालय घुमाने ले जाएंगे, गांधी संग्रहालय, तो गांधी जी के बारे में जानेगा। तो ये सबका अनुभव बच्चा में हो जाता है। दोस्त क्या है? समय अधिक लगेगा इसमें, संसाधन भी ज्यादा लगता है भाई, बस उसका व्यवस्था करना होगा, खाना पीना का इंतजाम करना होगा। सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग नहीं ले पाते हैं, प्राकृतिक और बाहरी कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा विधि जो है ना बता दी है। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में लास्ट है हमारे पास में कौन सा, 11 नंबर का विधि। और 11 नंबर जो विधि आपके सामने है वो है हमारा कौन सा बताइएगा, तो फील्ड अप क्लासरूम, है ना। अब इसमें क्या होता है कि फील्ड अप क्लासरूम एक आधुनिक शिक्षण पद्धति है जिसमें पारंपरिक कक्षा की प्रक्रिया को उलट दी जाती है। इसके बारे में तुम सीधा समझो, जो पुरानका विधि है ना उसको पलट करके उसके उल्टा काम करना ही क्या कहलाता है बताएगा, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लिपेड क्लासरूम मेथड, है ना। और स्वाभाविक सी बात है, इसमें विद्यार्थी जो है ना घर पर विषय से संबंधित सामग्री जैसे वीडियो, नोट्स, ऑनलाइन सामग्री पढ़ते हैं, देखते हैं, और कक्षा में शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रश्नोत्तर, चर्चा और समस्या समाधान का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं। वर्तमान के जो आप यूट्यूब से शिक्षा लेते हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन लेते हैं, तो ये सब क्या है, पुराना विधि के जस्ट अपोजिट है कि नहीं। पुराना विधि में क्या होता था, बच्चा क्लास में जाकर के पढ़ता था, अभी हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, तो इसी को तो बोलते हैं फील्ड अप मेथड, है ना। इसका गुण ये होता है कि विद्यार्थी केवल सुनने के बजाय स्वयं सोचते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, और उसके साथ साथ में ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि सामग्री और ऑनलाइन संसाधन का उपयोग इसमें ज्यादा होता है। प्रश्नोत्तर, परियोजना, कार्य विषय जो है ना इसमें बेहतर हो जाता है। दोष इसका ये है कि घर पर इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, स्मार्टफोन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। विद्यार्थी को स्वयं पढ़ाई करने और सामग्री को समझने में की जिम्मेदारी होती है, उस वहाँ पर कोई टीचर तो है नहीं। उच्च गुणवत्ता भी वीडियो का अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। सामग्री तैयार करना, समय नोट्स बनाना अपने से, तकनीकी या टेक्निकल प्रॉब्लम अगर हो जाएगा तो फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा। इंटरनेट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डिजिटल उपकरण की समस्या इसमें आता है। तो ये सब क्या है, इसके दोष है। मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गया होगा। हमने टोटल जो है ना, टोटल हमने 11 विधि को इस क्लास में डिस्कस किया है, और यकीन मानिए कि आपको इससे बाहर विधि परीक्षा में कहीं नहीं जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि यही विधि घुमा फिरा करके जो विधि पूछना होगा तो इसी में से आपसे पूछेगा। तो पहले आप हमको बताइए यह बात कि आप लोग 11 प्रकार के विधि को समझ पाए कि नहीं। मैं तुमको दावे के साथ कह सकता हूं, तुम बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड की तैयारी करो, सीटेट मतलब शिक्षक बनने का अगर सपना है तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। कितना प्रकार का शिक्षण विधि होता है, कौन शिक्षण विधि का क्या गुण है, कौन शिक्षण विधि का क्या दोष है, किसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और ये होता क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और यकीन मानो 11 प्रकार का विधि अगर तुम्हारे दिमाग में अगर घुस गया तो यकीन कीजिए आप एक अच्छे शिक्षक तो बनेंगे ही बनेंगे। परीक्षा में जितने भी प्रकार के सवाल आएंगे शिक्षण विधि के द्वारा, आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है। इस सेशन का हमारा उद्देश्य ही यही है कि एक टॉपिक को फटाफट रिवीजन करिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कीजिए, और उसके एमसीक्यू को फटाक से कर लीजिए। एक लाइव सेशन में एक टॉपिक क्लियर। बताइए समझ में आया? सब लोग जवाब दीजिए। हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं। निशा, सालू, आरती, पूजा, कुणाल, नवीन, निक्की, नाजनीन, अमृता, नेहा, एक बार और रिवीजन कर दीजिए। अरे एक बार और रिवीजन कर दे, एक बार आप वीडियो को देख लेना दोबारा, ठीक है ना, टाइम पास हो जाएगा। फिर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, है ना। ऐसे शॉर्टकट में हम तुमको बता देते हैं, ठीक है ना। देखो एक बार रिवीजन का मतलब ये हो गया
देखो हम तुमको बताते हैं, एक मिनट। देखिए सीधे हम लोग समझेंगे, सीधे देखिए पहला विधि हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला विधि पढ़े हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एक ऐसा विधि है जिसमें बड़े समूह में हम आसानी से किसी चीज को सिखा सकते हैं। बहुत पुराना मेथड है लेकिन सबसे प्रचलित मेथड है। दूसरा प्रकार का मेथड हम लोग कौन पढ़े हैं, तो दूसरा सेकेंड वाला मेथड पढ़े हम लोग व्याख्यान विधि के बाद में कौन सा, तो व्याख्यान विधि के बारे में बाद में हम लोग पढ़े हैं, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया? प्रदर्शन विधि, डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि में बच्चा खुद को प्रदर्शित करके दिखाएगा, किसी टॉपिक के बारे में वो खुद से क्या करेगा, करके सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तीसरा प्रकार का हम लोग विधि क्या पढ़े हैं, तो तीसरा प्रकार का विधि हम लोग पढ़े हैं कौन सा, कहानी विधि। कहानी बात विधि में कहानी कह करके और बच्चा को सिखाना है, समझाना है, बताना है ना। उसके बाद में चौथा प्रकार का विधि हम लोग क्या पढ़े हैं, तो चौथा प्रकार का विधि को हम लोग पढ़े हैं कौन सा, प्रदर्शन विधि हो गया। उसके बाद में कहानी विधि हो गया, ठीक है। कहानी विधि के बाद में हम लोग पढ़े हैं कौन सा, तो हम लोग पढ़े हैं चौथा प्रकार का विधि चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड का मतलब ग्रुप में रह करके डिस्कस करके और चीजों को सीखना है, समझना है। चौथा प्रकार का विधि ये हो गया। पांचवा प्रकार का पूछताछ आधारित विधि पढ़े हैं, इंक्वायरी बेस्ड मेथड। पूछ पाछ करके समूह में रह करके सीखना इंक्वायरी बेस्ड मेथड कहलाएगा, है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़े हैं कौन सा, तो छठा प्रकार का विधि हमने पढ़ा परियोजना आधारित विधि। बच्चा इसमें खुद से प्रोजेक्ट को बनाता है और उसको एक्सप्लेन करता है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड कहलाएगा। उसके बाद सातवां प्रकार का विधि पढ़े हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समस्या समाधान, इसमें बच्चा खुद से करके सीखने का प्रयास करेगा। उच्च क्लास के लिए उपयोगी होता है, नीचे क्लास के लिए उपयोगी नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कौन सा विधि, तो हम लोग पढ़े हैं भूमिका अभिनय विधि, रोल प्ले मेथड। इसमें बच्चा खुद से करके और नाटक के थ्रू क्या करता है, किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सहकारी या समूह विधि। सहकारी या समूह विधि में हम बताए हैं कि एक बड़े समूह को छोटे छोटे भाग में तोड़ करके और छोटे छोटे भाग को एक साथ में हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, सहकारी विधि हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप मेथड में क्या होगा कि बच्चा को केसरिया बौद्ध स्तूप चिड़ियाघर ले जाकर के घुमाएंगे, अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चा सीखेगा, वो हमारा फील्ड ट्रिप मेथड कहलाएगा। 11 नंबर का विधि हो गया फील्ड अप क्लासरूम। फील्ड अप क्लासरूम विधि का मतलब ये हो गया कि जिसमें आप ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, घर बैठे लैपटॉप पर, यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा है, फील्ड अप क्लासरूम विधि हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल 11 प्रकार का विधि है। मुझे लगता है रिविजन हो गया होगा और बात समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अब जवाब इसका दिया जाए फटाफट, चलिए। अब फटाफट जवाब दीजिए। और क्योंकि जो अभी हम पढ़ाए हैं टॉपिक उसी से संबंधित सारा क्वेश्चन होगा इसमें, और आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, हम सभी के कमेंट्स को देख रहे हैं। चलिए भाई क्या आंसर है बताइए आप लोग। अच्छा, ए ए ए, कुछ लोग का ए भी आ रहा है, कुछ लोग का बी भी आ रहा है। अच्छा मतलब प्रॉब्लम में है आप लोग ना। चलिए हम देखते हैं। व्याख्यान विधि मुख्य रूप से किस पर जोर देती है, समूह चर्चा पर, ग्रुप डिस्कशन पर नहीं भाई। ग्रुप डिस्कशन पर व्याख्यान विधि जोर नहीं देता है। व्याख्यान विधि में खाली हम बोलेंगे तुम सुनोगे, तो ग्रुप मेथड कहाँ से हो गया। ये कौन धरती पर बोझ प्राणी है जो एक एक मार रहा है, पहले ही बताओ हमको। धरती पर बोझ प्राणी, जितना वजन है तुम्हारा धरती पर बोझ है, अगर एक मार रहे हो तो। अरे भाई तुमको हम अभी पढ़ाए कि व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर लेक्चर देगा तुम सुनोगे, तो इसमें ग्रुप डिस्कशन करने से हो गया। ग्रुप डिस्कशन तो हम लोग अलग पढ़े थे जिसमें सबका भूमिका होता है, लेकिन व्याख्यान विधि में तो खाली टीचर का रोल है, बच्चा तो खाली सुनेगा। मूर्खा, एक तो कभी नहीं हो सकता है, कैसे एक मार दिए, है ना। और 2 नंबर ऑप्शन देखो, कहता है
कि स्पष्ट नियम और अनुशासन। हाँ सही बात है, क्लियर रूल्स होता है इसमें, और उसके बाद में बहुत ही डिसिप्लिन वे में इस काम को, क्योंकि ये बहुत पुराना विधि है ना। अब पुराना विधि जितना है उस सब में डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन रखा जाता है, और उसके बाद में रूल एकदम क्लियर होता है ना। तो 2 नंबर एकदम सही लग रहा है व्याख्यान विधि के बारे में। बाकी 3 नंबर एक व्यवहारिक प्रयोग, तब प्रयोग तो इसमें करबे नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट हम इसमें करबे नहीं करते हैं भाई। व्याख्यान विधि में हम एक्सपेरिमेंट का बात किए हैं, व्याख्यान विधि में तो खाली मास्टर आएगा, कथा कहेगा, तुम सुनेगा, उसके बाद में चल जाएगा, तो में एक्सपेरिमेंट कहाँ हो गया भाई, 3 तो होगा नहीं। और 4 कह रहा है कहानी सुनाना, कहानी सुनाना स्टोरी टेलिंग मेथड एगो अलग होबे करता है, उसका व्याख्यान से कोई मतलब है नहीं। तो 1 3 4 तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया ना, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। हाँ अब सबका सही आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए मारने वाला लोग तो एकदम रात में थोड़ा सोचना कि हम कितना बड़का गलती किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, इसको बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब देखते हैं क्या होगा। कहता है कि व्याख्यान विधि का कौन सा गुण है, मतलब कौन सा गुण है, विच इज द मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड। तो हम लोग लेक्चर मेथड का गुण अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, कि व्याख्यान विधि का कौन कौन गुण होता है, कौन कौन दोष होता है। तो गुण आपसे पूछ रहा है, निष्क्रिय शिक्षण को क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। तो बताइए निष्क्रिय शिक्षण का मतलब, ये इनकरेज पैसिव लर्निंग को करता है क्या, नहीं, पैसिव लर्निंग को इनकरेज नहीं करता है, बल्कि बच्चा भले इसमें निष्क्रिय हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन इनकरेज करने का मतलब बढ़ावा देना हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। और दूसरा नंबर मेथड कहता है आलोचनात्मक सोच को क्या करता है, सीमित करता है। आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, यह सीमित करता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गुण, तो ये आलोचनात्मक सोच को सीमित करना तो दोष हो गया ना, ये गुण थोड़े हो गया। अब 3 कह रहा है कौन सा, बड़े समूहों के लिए लागत प्रभावी है। हाँ ये सही है भाई, हम बोले ना अभी कि 500 बच्चा के ग्रुप में एक एक वो ऐसा मेथड है व्याख्यान विधि जिसका तुम इस्तेमाल करके सबको समझा सकते हो। तो ये बड़े समूह के लिए क्या होता है, लागत प्रभावी होता है, यानी लार्ज ग्रुप के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब हो गया कि कम खर्चा में 500 लोग को तुम समझा सकते हो, तो वो विधि वही है जिसका नाम है व्याख्यान विधि। तो आपसे पूछा है गुण, तो गुण एक ये ना, ऑप्शन नंबर 3 सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी। 2 का बी कंफर्म, अरे भाई, अरे 2 कैसे होगा मेरे लालो, 2 कैसे होगा, देखो ना व्याख्यान विधि का कौन सा गुण है। अब गुण है मतलब आलोचनात्मक सोच को सीमित करता है। अरे सीमित करने का मतलब समझते हो तुम, सीमित करने का मतलब हो गया लिमिट है इसका, लिमिटेशन, ये नकारात्मक बात है। बढ़ाना सकारात्मक हो सकता है, बढ़ाना गुण हो सकता है, लेकिन सीमित करना, उसको खींचना, उसको हटाना गुण कहाँ से होगा, है ना। तो 2 तो ऐसे ही कट गया, एक ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3, सी इज द राइट आंसर, सी कंफर्म होगा। हाँ चलो भाई, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं ना। टेलीग्राम ग्रुप में भी हम लिंक देते रहते हैं, है ना। सो टेलीग्राम, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन इसमें था ही नहीं बाबू, इसीलिए नहीं दिख रहा है, होता तो जरूर दिखाते, चिंता मत करो। टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं ना। अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो हम एक बार और लिंक शेयर कर देंगे आपको अभी, जो लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग का जवाब आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जवाब दीजिए। कोई बात नहीं रूपवंती, टेंशन नहीं लेना, 3 का जवाब दिया जाए। कहता है प्रदर्शन विधि सबसे अधिक उपयोगी है किसके लिए भाई, याद रखिएगा डेमोस्ट्रेशन मेथड हम आपको अभी पढ़ा है, तो डेमोस्ट्रेशन मेथड किसके लिए सबसे मोस्ट यूजफुल होता है,
इतिहास के लिए भाई इतिहास में कौन सा प्रदर्शन तुम करोगे यार? इतिहास में कौन सा प्रदर्शन होता है तुम बताओ ना, तुम अपने कहा दिमाग से देखा, सोच कर दिखाओ। इतिहास में हम कहानी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेमोस्ट्रेशन का नहीं। नैतिक शिक्षा के लिए, मोरल एजुकेशन, अब बताओ, बच्चा को अगर नैतिक शिक्षा सिखाना है कि बेटा माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, है ना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का इज्जत करना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहिए, सभी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो ये में प्रदर्शन कैसे कीजिएगा? ये भी कहानी विधि के द्वारा आप कर सकते हैं। तो एक दो तो सीधे कट गया। कविता, पोएट्री के द्वारा, आप बताओ पोएट्री के द्वारा प्रदर्शन तुम कैसे करोगे? अरे तुम खुद दिमाग से सोचो यार, प्रदर्शन ये कविता के द्वारा तुम प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब होता है कि साइंस वाला कोई विषय रहेगा तब ना हम उसमें क्या करेंगे, डेमोस्ट्रेट करके उसको दिखाएंगे। विज्ञान और तकनीकी विषय के लिए, हाँ ये सही हो गया ना, ऑप्शन नंबर 4, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ लोग का सी भी आ रहा था पहले, कुछ लोग का ये भी आ रहा था। भाई साहब तुम लोग क्या करने पर लगे हो? अरे अभी हम पढ़ाए तुमको डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड वह मेथड होता है जिसमें बच्चा खुद से किसी टॉपिक को प्रदर्शित करके दिखाता है। तो यार इतिहास में कैसे प्रदर्शित करेगा, है ना? नैतिक शिक्षा को, मोरल एजुकेशन को कैसे प्रदर्शित कर सकता है? कविता कैसे प्रदर्शित होगा? प्रदर्शित होने वाला विषय कौन है? गणित हो गया, साइंस हो गया, ये सब प्रदर्शित होने वाला, डेमोस्ट्रेट करने वाला विषय है। सो डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा ठीक है, हम लिंक सेंड कर देते हैं थोड़ा देर में, कमेंट में ही डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ भाई? अरे भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है 4 नंबर ऑप्शन कैसे हुआ, ये बात समझ में आया ना? प्रदर्शन विधि में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये विज्ञान और तकनीकी विषय के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ, अभी थ्योरी में हम पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। चलिए, आपके डेमोस्ट्रेशन मेथड का आपसे डिमेरिट पूछा है। डिमेरिट का मतलब दोष, गुण मत मार दीजिएगा, दोष पूछा है आपसे, दोष। अब जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे, अभी हम टेलीग्राम का लिंक भेज रहे हैं, देखो कमेंट में जा रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, लगातार आपको लिंक मिल रहा होगा एन टीचिंग के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलो 4 का ये होगा। अच्छा, लोगों का कहना है कि 4 का ये होगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है। करा कि डेमोस्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि का प्रमुख दोष क्या है, डिमेरिट क्या है? अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, सही बात है भाई। डेमोस्ट्रेशन मेथड में ना, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें समय ज़्यादा लगता है और संसाधन की आवश्यकता ज़्यादा होती है भाई। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये इसका दोष है, सही बात है। और 2 नंबर कहता है कि रटने को बढ़ावा देता है, नहीं, रटने को बढ़ावा नहीं देता है, ये तो समझने को बढ़ावा देता है। दृश्य सहायता की उपेक्षा करता है, कौशल विकास को कम करता है, ये सब कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका जवाब दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानी विधि विशेष रूप से प्रभावी होता है। बताइए, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताया स्टोरी टेलिंग मेथड। तो स्टोरी टेलिंग मेथड किसके लिए अधिक प्रभावी है? तो गणित तो हम स्टोरी के द्वारा सिखा नहीं सकते हैं, तो एक तो कोई भी किसी भी जीवन में हो नहीं सकता है। उसके बाद में कहता है नैतिक शिक्षा और भाषा, हाँ लैंग्वेज का ज्ञान और मोरल एजुकेशन का ज्ञान हम कहानी कह करके बच्चा को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए कहानी के द्वारा आप कैसे ड्राइंग सिखाएगा? ये तो गलत हो गया। डाटा का विश्लेषण करने के लिए डाटा एनालिसिस करना भी एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो गया, तो कहानी विधि के द्वारा हो नहीं सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। और आप लोग का जवाब एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब आया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरे लाल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहानी विधि की एक सीमा है। अच्छा देखो, सीमा है मतलब पता है क्या पूछ रहा है तुमसे? सीमा है मतलब ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए। अच्छा पहले आप लोग बनाइए फिर हम समझाते हैं। पहले आप लोग देखते हैं इसका जवाब क्या दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा आज प्रचार तो नहीं आ रहा है ना? प्रचार वाला मामला को हम सोल्व कराए हैं, ज्यादा प्रचार तो नहीं आ रहा है ना क्लास के दौरान? देखो यहाँ पर ना तुम लोग थोड़ा सा, तुम्हारा दिमाग इसलिए खराब हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है सीमा। अरे सीमा का मतलब होता है दोष। इसका भी मतलब तुम क्या समझो? दोष ही समझो, है ना? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशंस, है ना? तो सवाल यह है कि कहानी विधि का कौन सा एक दोष है? आप ऐसे पढ़िए, शब्दावली को सुधारना ये दोष थोड़े है, तो गुण है कि कहानी विधि के द्वारा शब्दावली बच्चा में सुधर जाता है। चरित्र मूल्यों का निर्माण, अगर बच्चा को कैरेक्टर को डेवलप करना हो, नैतिक विकास को डेवलप करना है, तो इसके द्वारा कहानी विधि के द्वारा हम आराम से कर सकते हैं। तो ये भी इसका दोष नहीं है, गुण है। रोचकता बनाए रखने में सटीक तथ्य छूट सकते हैं, ये बात हमने आपको स्पष्ट बताया है ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कहानी विधि का एक दोष ये होता है कि कहानी कहने के क्रम में कभी कभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ना, इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कभी कभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आदमी छोड़ देता है। तो इसका मतलब यही इसका क्या है? दोष है। ये दोष हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं किस में? कहानी विधि में। और 4 नंबर कहता है कि भूमिका निभाने से सहभागिता बढ़ता है। तो भूमिका निभाने वाला ये आपका रोल प्ले मेथड में हो जाएगा, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी होगा, सी। बी कैसे मान रहा है? अरे बी कैसे हो सकता है भाई? बी कह रहा है चरित्र मूल्यों का निर्माण करना। अरे भाई चरित्र मूल्यों का निर्माण करना ये दोष थोड़े हो गया, ये तो गुण हो गया ना। कहानी विधि के द्वारा हम मोरल एजुकेशन बच्चा में डेवलप कर सकते हैं, नैतिक शिक्षा को विकसित कर सकते हैं, तो उसका गुण ना हो गया मेरे लाल? वो उसका गुण हो गया मेरे लालो, वो दोष नहीं है। है ना? इसीलिए हम बोले हैं कि इस शब्द को देखने के बाद में बहुत बुरा का दिमाग घबरा गया होगा। सीमा का मतलब लिमिटेशंस, दोष, नकारात्मक शब्द होता है, ये नकारात्मक, निगेटिव फैक्टर। ठीक है ना? इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कहते हैं आप लोग भारी टॉपिक लेकर आइए और थोड़ा सा घुमा देते हैं तो बस काम खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, इसका जवाब दिया जाए। चलिए, डिस्कशन मेथड का डिमेरिट बताना है। बताइए, सब मेथड अभी पढ़ाए हैं हम आपको, सभी मेथड हम आपको, इसीलिए इसीलिए हम थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं पहले, इसीलिए हम थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। गुरुजी सी, अच्छा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा जवाब। 8 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चर्चा विधि यानी डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि का मतलब क्या होगा? डिस्कशन मेथड का डिमेरिट बताना है ना, दोष बताना है। ठीक है, तो 3 गो इसमें गुण होगा, एगो दोष होगा। तो बड़े समूहों में समय लेने वाली, मतलब ये कि बड़े
समूह में समय लेने वाली ये इसका गुण थोड़े है, ये तो जो है ना इसका दोष हो गया ना। तो सही बात है, बड़ा समूह में जो लार्ज ग्रुप होता है उसमें ज्यादा समय लगेगा डिस्कशन मेथड में, सही बात है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या है, दोष हो गया है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दोष ही पूछ रहा है ना, तो ये तो सही है। बाकी तू कहता है सहयोग को प्रोत्साहित करता है, तो ये बात सही है, गुण है इसका। सहयोग को प्रोत्साहित करना डिस्कशन मेथड का क्या है, गुण है ना। क्या कि इसमें तो 50 बच्चा मिल करके एक साथ काम कर रहा है, तो उसको वो हेल्प कर रहा है, उसको वो हेल्प कर रहा है, उसको वो हेल्प कर रहा है। तो सहयोग को प्रोत्साहित करना का मतलब इनकरेज करना है ना, बढ़ाना। तो ये तो डिस्कशन मेथड का गुण हो गया। आपसे पूछा है दोष, आलोचनात्मक सोच में सुधार करना, सही बात है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है चर्चा विधि के द्वारा, डिस्कशन मेथड के द्वारा। तो यह भी इसका क्या हो गया, यह भी तो गुण हो गया ना, है ना। और दीर्घकालीन स्मरण मतलब ये कि डिस्कशन मेथड के द्वारा हम आपको पढ़ाए हैं कि जो भी टॉपिक का डिस्कशन आप लोग कर लेते हैं तो वह ज्ञान ज्यादा दिन तक आपके पास में रहता है। तो यह भी इसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो ये तीनों क्या है, गुण है, एक एक दोष है, ये इसका दोष हो गया है ना। दोष ये है कि बड़े समूह में समय लेने वाली, मतलब बड़ा ग्रुप में जब डिस्कशन मेथड का प्रयोग आप कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए इसका दोष हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर एक, ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल वाला ए, ठीक है। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बताइए, हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, पहले बताइए। हमारा जो पढ़ाया हुआ है, जो पढ़ाने का तरीका है, हमारा लहजा है, तहजीब है, आप लोग को समझ में आता है ना, पहले बताइए, उसके बाद में क्वेश्चन दिखाएंगे। बताओ भाई, समझ में आता है कि वैसे ही बस ABCD करते रहते हो, बताओ। आ रहा है सर, ठीक है ना। तो फिर आता है, तो हमारे वीडियो का लिंक आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है ना। ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमारा मेहनत सफल होगा। इस क्लास के लिए हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे, फ्री में क्लास कराते हैं आपके लिए, इतना सारा संसाधन हमारे पास में है एक क्लास लेने के लिए। तो हमारा अपेक्षा केवल ये है कि हमारा क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या कर पाए, पहुंच पाए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से समझ में आता है सर, ओके, चलिए बहुत अच्छा, यह सर आता है समझ में। चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूछताछ आधारित शिक्षण में, पूछताछ आधारित मतलब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पढ़ाए हैं हम आप लोगों को, शिक्षक मुख्य रूप से किस भूमिका में होता है। हाँ, पूछताछ वाला शिक्षण विधि में शिक्षक जो है, टीचर जो है, टीचर का रोल उसमें क्या होता है, बताइए। आपसे सवाल वो पूछा है कि टीचर का रोल इसमें क्या होता है। तो टीचर का रोल केवल ज्ञान प्रदाता होता है, नहीं, केवल तो ऐसे ही निगेटिव हो गया। कड़ा मूल्यांकन करता होता है, मतलब स्ट्रिक्ट इवेल्युएटर होता है, कहानीकार होता है, मार्गदर्शक, हाँ पूछताछ आधारित में केवल मार्गदर्शक का काम करता है। मतलब आप समझ लीजिए कि केवल ये फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर और गाइडर होता है, मतलब ये पूछताछ आधारित में टीचर का रोल केवल इतना है कि वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। हमने आपको थ्योरी में बताया भी था कि पूछताछ आधारित में शिक्षक का क्या रोल होता है, तो एक मार्गदर्शक का काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मार्गदर्शक का काम करता है टीचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी मार्गदर्शक का ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जवाब दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। 1 घंटा क्लास करने में लोग की हालत खराब होने लगता है, 1 घंटा क्लास करने में हालत खराब हो जाता है। 2 घंटा का कपिल शर्मा का शो देखेगा, 2.5 घंटा का मूवी देखेगा, तो वो में तो एक समय पता न चलता है कि कब समय निकल गया। ये हाल है बाबू, जो तुम्हारे जीवन को सुधारेगा ना उसमें तुमको मजा नहीं आएगा, एक बार ध्यान रखना। जितना तुमको मूवी देखने में मजा आता है ना, जितना तुमको रील्स देखने में मजा आता है ना, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, प्रखंड हो या जिला हिराने से हिला, ये रील्सवा देखने में तुमको जितना मजा आता है, उतना मजा ये पढ़ैया में तो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन को सुधारने वाला है। सुधारात्मक चीज जल्दी लोगों को पसंद होता नहीं, समझ रहे हैं। तो मन थोड़ा सा लगाइए। ये भागा भोगी वाला जो सिस्टम आप लोग रखे हुए हैं कि आधा घंटा पढ़ लिए गायब हो गए, 5 मिनट पढ़ लिए गायब हो गए, 20 मिनट ला ज्वाइन किए, खाली देख लिए गायब हो गए, बाबू जीवन में दिक्कत होगा इससे।
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाइए, अपने दिमाग पर कंट्रोल कीजिए और इन सब चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। विच ऑफ ए की मेरिट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड मेथड, पूछताछ आधारित विधि का एक प्रमुख गुण कौन सा है? बताइए, इंक्वायरी बेस्ड मेथड का गुण आपसे पूछा गया है, तो कौन सा गुण है इसमें? जिज्ञासा को कम करता है ना। अब ये गुण थोड़े है भाई, जिज्ञासा को कम करना ये पूछताछ आधारित विधि का ये गुण नहीं है ना। उसके बाद में देखो होता है शोध कौशल और तर्क शक्ति को बढ़ाता है, हाँ ये सही है। शोध कौशल का मतलब रिसर्च स्किल और रीजनिंग पावर को क्या करता है, ये प्रमोट करता है ना। और 3 नंबर कहता है किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। बताइए, हमने तो कभी नहीं कहा कि पूछताछ आधारित विधि में कोनो तैयारी की जरूरतें नहीं है। और 4 नंबर कह रहा है रटने को क्या करता है, तो प्रोत्साहित करता है। रटने को भी प्रोत्साहित नहीं करता है, न रटने को प्रोत्साहित करता है और ना किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पूछताछ आधारित विधि। इंक्वायरी बेस्ड मेथड का सबसे जरूरी बात यह है कि आपके शोध कौशल को विकसित करेगा और आप में तर्क शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बताइएगा, 2। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, 11। चलिए जवाब दीजिए। हम्म 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 11 नंबर का जवाब दिया जाए। ग्यारह नंबर कहता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी परियोजना आधारित शिक्षण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? बताइए। अभी हम आपको परियोजना आधारित मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड के बारे में अभी तुरंत थोड़ा देर पहले डिस्कशन किए हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड जो है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो वो छात्रों द्वारा दीर्घकालिक व्यवहारिक कार्य पर आधारित होता है। एकदम सही बात बोल दिया पहले ही। तथ्यों को त्वरित रटने वाला काम हम इसमें करते नहीं है। 3 नंबर कहता है लगातार व्याख्या देना, लगातार व्याख्या देना व्याख्यान विधि का काम है। सरल प्रश्नोत्तर सत्र, सिंपल क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मेथड का काम है ना। तो 3 कटिए गया, 4 कटिए गया, 2 कटिए गया, तो बचा कौन, 1। ये इज द राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन का सीधा उत्तर पता ना रहे तो ऑप्शन को काटना सीखो, अपने आप आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये इज द राइट आंसर। सभी लोग का जवाब सही भी आया है। नीशु, जयप्रकाश, डेजी, जूही, निशा, कुमारी, पूजा, यादव। चलिए बहुत अच्छा। सो डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहा क्या? कहा यह कि समस्या समाधान विधि में शिक्षक मुख्य रूप से किस भूमिका में होता है? अभी तो बताएं, मार्गदर्शक की भूमिका में, गाइड का केवल काम करता है। बाकी समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में तो केवल टीचर मार्गदर्शन का काम करेगा, बाकी सॉल्यूशन करना काम किसका है, तो स्टूडेंट का है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर 2 बिना सोचे समझे, और सब लोग का जवाब सही आना भी चाहिए। चलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पूजा कुमारी कह रही है एग्जाम के लिए पढ़ना है, 1 घंटा पढ़े या 4 घंटा। सही बात है पूजा, लेकिन ऐसा सोच अगर सभी बच्चा रखे तब। हमारा चैट रेट अभी बता रहा है कि मात्र 28 गो ऐसा लोग हैं, जैसे अभी लाइव में 75 70 78 बचा था, इसमें 28 गो बचा है जो लगातार कमेंट कर रहा है, हमको सब यहाँ पर दिखाता है। अभी 37 गो हुआ है, मतलब 37 ऐसा बच्चा है
जो कमेंट कर रहा है, बाकी सब खाली मोबाइल लेके बैठल है, समझ रहे हैं, यहाँ पर सब दिखा रहा है हमको। तो सक्रियता लाओ यार, आंसर देने का काम आप सबका होना चाहिए। चलिए, मोबाइल लेके बैठने से होगा? मोबाइल है हाथ में तो जवाब दीजिए। मात्र 37 आदमी हमारे चैट रेट में दिख रहा है कि 37 ऐसा आदमी है जो हमारे सवाल के जवाब को लगातार दे रहा है, बाकी सब बैठल है खाली मूर्खा। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। इस विधि का प्रमुख गुण कौन कौन सा है? हैं? कौन सा विधि की बात किया भाई? विच इज की मेरिट ऑफ दिस मेथड, इस विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? तार्किक कौशल को कम करता है, स्वतंत्रता और रचनात्मकता सोच को प्रोत्साहित करता है, सभी के लिए त्वरित सी कोई तैयारी नहीं। अरे भाई, विधि का नाम ही नहीं दिया है। स्वतंत्र और रचनात्मकता सोच को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो विधि का तो नाम हमारे पास में है ही नहीं, लेकिन फिर भी सभी विधि में सबसे बड़ा गुण यही होता है, कोई इनकरेज करता है किसको? इंडिपेंडेंट को और क्रिएटिव थिंकिंग को। स्वतंत्र और रचनात्मक सोच को सब विधि लगभग प्रोत्साहित करता है। तो हम लोग किसके साथ में जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। बी, हाँ, बी के अलावा तो बाकी कोनो दिखियो नहीं रहा है ना इसमें, है ना। अब तार्किक कौशल को कम करना, कोनो विधि लॉजिकल स्किल को कम काहे करेगा भाई, है ना। सभी के लिए त्वरित सीख, कोई तैयारी नहीं चाहिए, कोई मतलब है ही सबका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप लोगों के तरफ में चुनाव वगैरह हो गया क्या, कि अभी चल रहा है? बताइए। वही मोतिहारी में तो नहीं हुआ है, कोई दूसरे जगह से होंगे, बिहार के अन्य इलाका से, वहां पर चुनाव वगैरह क्योंकि चल रहा है तो हो ही गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमिका अभिनय विधि, जिसको हम अभी बताए ना, रोल प्ले मेथड। तो रोल प्ले मेथड में क्या होता है? बच्चा, हम बताए ना कि किसी टॉपिक को अगर सिखाना हो तो बच्चा को उसमें क्या कराएंगे हम लोग? रोल प्ले कराएंगे। रोल प्ले कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा आसानी से उस बात को क्या करता है? समझ जाता है। तो कह रहा कि सबसे अधिक प्रभावी कब है? भाषा और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए। गणित के लिए तो रोल प्ले का कोई मतलब नहीं है। तकनीकी चित्रण के लिए रोल प्ले होगा नहीं। मौन पाठन के लिए रोल प्ले होगा नहीं भाई। भाषा और सामाजिक विज्ञान के लिए रोल प्ले सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। रोल प्ले का मतलब हो गया भूमिका अभिनय विधि। अब भूमिका अभिनय विधि में एक्टिंग करके सिखाना है ना, तो जैसे सामाजिक विज्ञान में हो गया बाल विवाह हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, इस सब के बारे में हम रोल प्ले कर सकते हैं। गणित में कैसे रोल प्ले करेंगे? टेक्निक ड्राइविंग ड्राइंग में कैसे हम रोल प्ले करेंगे? साइलेंट रीडिंग में कैसे रोल प्ले करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। सभी लोग का जवाब एक आया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग का जवाब एक 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 एक, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्योति माला कुमारी जी बी कह रही हैं, मुन्नी कुमारी डी कर रही है। नहीं बाबू, बी और डी नहीं होगा। ये साइलेंट पठन में तुम कैसे रोल प्ले कर सकते हो, तुम ही बताओ ना। रोल प्ले का मतलब होता है अभिनय प्रणाली, एक्टिंग करके दिखाना होता है, तो साइलेंट में तो हो नहीं सकता। 16 नंबर बताइए। उसी से क्वेश्चन पूछा है, इसका दोष पूछा है। रोल प्ले मेथड का आपसे दोष पूछा है, गुण नहीं दोष। भूमिका अभिनय विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? इसमें सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है, एकदम मिलता है भाई। प्रमुख दोष क्या है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दोष है। अच्छा, आपसे पूछा है डिमेरिट, है ना, तो ये तो मेरिट है कि सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है, ये गुण है। ये तो भूमिका निर्वाह का गुण हो गया। बोलने के कौशल में सुधार आता है, सही बात है। रोल प्ले करेगा बच्चा, स्टेज पर जाकर बोलेगा, तो उसमें सुधार तो आएगा बोलने के कौशल में, तो यही गुण हो गया।
अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है। बच्चा स्टेज पर जा करके अपने परफॉर्मेंस को दे रहा है तो उससे तो उसका एक्सपीरियंस बढ़वे करेगा, यो गुणे हो गया। स्क्रिप्ट, सहायक सामग्री या मंच की आवश्यकता, हाँ इसका एक दोष है। हम बताए ना कि रोल प्ले विधि का दोष ये होता है कि स्क्रिप्ट पहले बनाना पड़ता है, अलग अलग तरह के टीएलएम का यूज होता है, उसमें मंच का जरूरत पड़ता है, तो ये सब क्या हो गया, दोष हो गया। और आपसे यही तो पूछ रहा था कि कौन सा दोष है, तो दोष है ऑप्शन नंबर 4, डिमेरिट है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। बाकी तीनों जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, रोल प्ले मेथड का गुण है, क्वालिटी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए। वन चैलेंज ऑफ दिस मेथड इज, कौन विधि के बारे में पूछ रहा है, किसी विधि के बारे में बताइए कि चुनौती क्या है। बड़ी कक्षा का या आसान प्रबंधन, संभावित संघर्ष और असमान भागीदारी, सामाजिक कौशल को कम करता है, और कोई संसाधन नहीं चाहिए। कोई संसाधन नहीं चाहिए तो गलत हो गया। आसान प्रबंध सब मेथड करता नहीं है, सामाजिक कौशल को कम करता नहीं है, हाँ ये है। संभावित संघर्ष और असमान भागीदारी, हाँ ये एक चुनौती होता है किसी भी विधि का। एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि सब विधि में आप सबको शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्लास के बच्चों के लिए, हर उम्र के बच्चों के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबको हम भागीदारी समान रूप से दे नहीं पाते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। सही से नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा अगला क्वेश्चन सही से दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर क्वेश्चन पाइए, चलिए बताइए। फील्ड ट्रिप विधि अभी बताए हैं, केसरिया बौद्ध स्तूप की कहानी हम आपको बोले हैं, उसके बाद में पटना चिड़ियाघर घूमने की कहानी को बताएं, वही हमारा फील्ड ट्रिप मेथड। क्लास अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। फील्ड ट्रिप विधि किसके माध्यम से सीखने पर जोर देता है, प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन पर, पाठ्यपुस्तक को याद करने पर। बताइए, पाठ्यपुस्तक याद करने वाला फील्ड ट्रिप में कोनो सिचुएशन है, नहीं ना है, तो काट दो 2 को। केवल कक्षा में व्याख्या पर, बताओ व्याख्या वाला बात है में होता ही नहीं है फील्ड ट्रिप में, इसमें बच्चा जा करके प्रत्यक्ष रूप से देखेगा। लिखित परीक्षा वाला बात इसमें होता नहीं, तो सीधे कट गया ना, बी सी डी चारों कट गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया, ये हो गया, ए इज द राइट आंसर। इसमें बच्चा क्या करता है फील्ड ट्रिप में, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अनुभव करता है और अवलोकन करता है, एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जहां पर गया है वहां पर देख करके समझ करके एक्सपीरियंस करेगा। ये इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छा, सभी लोग का जवाब ये आया भी है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, फील्ड ट्रिप का प्रमुख दोष क्या है, बताइए। इसमें दोष बताना है, मतलब इसका तुमको बताना है डिसएडवांटेज, बताइए। तो फील्ड ट्रिप का मुख्य दोष आपको क्या नजर आ रहा था, हम बताए हैं दोष। दोष है टीम वर्क में सुधार करता है, ये तो गुण हो गया। टीम वर्क में सुधार करेगा, ये तो गुण हो गया। उच्च संसाधन और लागत की आवश्यकता होती है, हाँ ये दोष है, सही बात है। भाई बस का व्यवस्था करना होगा, पैसा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो ये दोष है। दीर्घकालीन स्मृति को बढ़ावा देता है, ये तो गुण हो गया, क्योंकि जौना चीज को एक बार देख लेगा तो वो ज्ञान उसको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। वास्तविक अनुभव प्रदान करता है, जब बच्चा खुद से जा करके रियल में देख रहा है तो वास्तविक अनुभव तो प्रदान होबे करेगा, रियल एक्सपीरियंस होगा, ये भी उसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो 4 भी गुण है, 3 भी गुण है, 1 भी गुण है, दोष कौन है, 2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। और आप लोग का जवाब एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब, बी सही है। चलिए, पल्लवी, जूही, जयप्रकाश, रीना, रागनी, आरती, R2FAR गेमिंग, ओ हो, अविनाश कुमार, डेजी, नीसू, रिंकू, ज्योतिमाला, चुनाव में टाइम बा।
नौशाद आलम, अवनीश कुमार, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई चुनाव वाला जिंदाबाद हमारा नहीं था, हमको अपने काम से फुर्सत रहेगा तब ना किसी का जिंदाबाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। लालटेन छाप, ओहो हो, अवनीश जी का कहना है लालटेन छाप। नेता सब छोड़े हैं, किसको आप सही कहिएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर पढ़ल लिखल नेता, तर्कनात्मक बात करने वाला कोई नेता वर्तमान में अगर हमको दिख रहा है, जो लॉजिक से बात कर रहा है, वो प्रशांत किशोर है। जीते चाहे नहीं जीते वो बात अलग है, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, प्रशांत किशोर को इस बार अगर सीट नहीं आया, नहीं आवे करेगा, समझ लिए बिहार के लोग भारी मूर्ख है, बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब जात पात से वो हटना चाहता नहीं है, जान से। क्या कीजिएगा। फील्ड फील्ड अप क्लासरूम की एक मुख्य आवश्यकता, फील्ड अप क्लासरूम का मतलब हम आपको बताए ना, जिसमें पुराना विधि को हम छोड़ देते हैं, लैपटॉप के द्वारा मोबाइल के द्वारा पढ़ते हैं। तो इसमें मुख्य आवश्यकता क्या है, कोई डिजिटल संसाधन नहीं चाहिए भाई, चाहिए इसमें तो चाहिए, डिजिटल संसाधन के बिना ये पढ़ाई नहीं होगा क्या। और कहता है कि घर पर इंटरनेट और डिजिटल उपकरण चाहिए, हाँ ये आवश्यकता है। अतिरिक्त कक्षा स्थान, इसमें कक्षा स्थान का कोई मतलब नहीं है, केवल मुद्रित नोट्स, इसमें प्रिंटेड नोट्स नहीं चलता है, इसमें पीडीएफ चलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, मुझे लगता है आप लोग को अच्छे से मेथड समझ में आ गया है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना देर अभी क्लास चलेगा सर। ज़्यादा देर नहीं, आप लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं, पढ़िए ना आराम से, 2 3 4 गो क्वेश्चन और ही है। देखिए हम चाहते तो खाली क्वेश्चन ही करा देते थे, 1 मिनट सुनिए आप लोग, हम चाहते तो केवल क्वेश्चन आपको करा देते, लेकिन यार थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बना रहे हो तो तुमको मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ तुम सही से बताना। कितना देर लगा थ्योरी पढ़ने में, मुश्किल से 15 से हम खुदे जल्दी जल्दी उस चीज़ को पढ़ाने का समझाने का, हम लिखा हुआ अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम उसको क्विकली समझाते हुए आगे बढ़े हैं तो कम से कम एक दिमाग में बैठ ना गया कि हाँ प्रदर्शन विधि क्या है, डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या है, व्याख्यान विधि क्या है, स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड क्या है ना। तो उसके द्वारा तुम उसे फायदा होगा जाए यार। थोड़ा क्लास लंबा हो जाता है, जैसे 1.5 घंटे का क्लास अभी हो चुका है, क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है, बट एक दिन में एक टॉपिक का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों भी तो कर ले रहे हैं, कम बर की बात थोड़े है। हम टाइम पास के लिए कभी नहीं पढ़ाते हैं, देखिए हम यूट्यूब पर जो भी ये पढ़ाते हैं ना, तो हम टाइम पास के लिए कभी नहीं पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि समय आप हमारे पास दे रहे हैं तो उस समय आपके लिए कारगर हो और उससे आपको कुछ फायदा, बस हमारा सोच ये रहता है। ठीक है। सर 5 बजे से वेट कर रहे थे, अभिजीत जी कह रहे हैं, ओ अच्छा, ओ 5 बजे से। देखो अभिजीत, प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे हमारा जो ये सेटअप है, हमारा जो स्टूडियो है वो चांदमारी में लगा हुआ है, ठीक है, और हमारा जो घर है वो छतौनी है। छतौनी से चांदमारी आने में लगभग जाम उम का समस्या जब फंस जाता है ना, शाम को बड़ी जाम लगता है मोतिहारी में, तो इसीलिए थोड़ा कभी लेट हो जाता है, जैसे आज भी लेट हो गया है ना। तो ये है, लेकिन हम सूचना कर ही देते हैं आधा घंटा पहले, इतना समझ लिए कि 5 से लेकर के 6 के बीच में आपका क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। कभी 5:15 होगा, 5:30 होगा, क्योंकि आने जाने में वो थोड़ा लेट उठ हो जाता है। तो अब मान कर चलिए कि 5:15 के बाद में आप लोग एकदम तैयारी रहिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लिए। ठीक है। अब मान के चलिए कि घर पर हम मैसेज डाल दिए कि 5 बजे लाइव होगा, अब पता चला कि जाम में हम फंसे रह गए, तो बस 5:30 हो जाएगा, 5:45 हो जाएगा, दूर पड़ता है वहाँ से, छतौनी से यहाँ पर आने में दूर पड़ता है, कम से कम केवल यह क्लास लेने के लिए हम आधा घंटा यात्रा करके यहाँ पर पहुँचते हैं, केवल इस क्लास को लेने के लिए। ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
कह रहा है कि डैश के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता संभव है। किसके द्वारा? चर्चा विधि के द्वारा, पाठ्यपुस्तक विधि के द्वारा, प्रदर्शन विधि के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। डिस्कशन मेथड में सबसे ज्यादा बच्चा को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और सभी लोग का जवाब क्या है? ए। बहुत अच्छा, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको देखना पड़ेगा। रुक जाओ, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। ए भाई छोटा हो जा, देखिए तो दिख रहा है। चलिए, अब दिख रहा होगा। चलिए बताइए। कह रहा है कि नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए जानना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? एक शिक्षक के लिए कौन सा बात जानना महत्वपूर्ण है? तो बच्चे पहले क्या जानते हैं? हाँ, पूर्व के ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है, इसी को हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान। पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा कहाँ तक जानता है, कहाँ तक समझता है। तो ये बात तो सही है। सामान्य भ्रांतियाँ, हाँ मतलब उसमें अगर किसी तरह की भ्रांति है, कोई मिथ है ना, किसी तरह का भ्रम अगर उसके दिमाग में है तो उसको जानना भी जरूरी है। और 3 नंबर कहता है कि विषय सीखने के लिए पूर्वा अपेक्षाएं, यानी आप बिल्कुल रेडी है कि नहीं, मतलब बच्चा उस चीज को सीखने के लिए भी रेडी ऐसा है कि नहीं, ये भी होना जानना जरूरी है। विद्यार्थी की पसंदीदा अधिगम शैली, नहीं विद्यार्थी के पसंदीदा अधिगम शैली जानना कोई जरूरी नहीं है। तो आपसे पूछा है कि एक शिक्षा के लिए जानना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कहाँ गया भाई? ओह, रुक जाओ। हेलो, लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो आ रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, 10 मिनट। हम्म, ठीक। ठीक है, देख लेंगे अभी समय। रुक जाइए, दिखा देते हैं फिर से। 23, हाँ ये है, देखो। बच्चा पहले से क्या जानता है जरूरी है, समान भ्रांति है जरूरी है, विषय सीखने के लिए परीक्षाएं जरूरी है, पसंदीदा अधिगम शैली, विद्यार्थी के पसंदीदा अधिगम शैली से मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर किसको करेंगे बताइएगा? तो 4 को। 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, शानदार लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। और चलिए, तो अब हम लोग कल मिलेंगे। बाकी 1.5 घंटा का लगभग ये लाइव सेशन हो गया। बाकी अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमें यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिएगा। और उसके बाद में शाम को प्रत्येक दिन हम आपके साथ लाइव मिलेंगे। अगर टीचर बनने का आपके सपना है तो आप हमसे जुड़िए, हम आपके सपना को साकार करेंगे। हजारों बच्चों के सपना को हमने साकार कराया है, तो उम्मीद है, आत्मविश्वास है, हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम आपके सपना को भी साकार करने में कुछ मदद करेंगे। अगर आप मोतिहारी से हैं, मोतिहारी के अगल बगल के हैं, तो आप हमारे यहाँ आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, जहाँ पर सैकड़ों बच्चों का एडमिशन है। बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सेट प्रैक्टिस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच की सुविधा उपलब्ध है। सभी बैच अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप आ नहीं सकते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें एप्लीकेशन पर एन टीचिंग जैसे ही लिखिएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन पर आप आइएगा। एप्लीकेशन पर भी आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का क्लास कैसा लगा, लाइव ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
ऑफलाइन क्लास चलेगा, ऑफलाइन क्लास का कोई बंदी नहीं है। पल्लवी कुमारी पूछ रही है कल ऑफलाइन क्लास चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा।